नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उनके बारे में बेसिक चीज़ें होता क्या है, उनकी मतलब जो ऊर्जा है किस प्रकार वेरी होती है, ठीक है, उनकी आवृत्ति किस प्रकार चेंज होती है, कहाँ से बढ़ती है कहाँ से घटती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे इन सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग, क्योंकि इनके उपयोग ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं मोस्टली चीज़ें, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो आपको मैं बता दूँ, अपन ने क्या पढ़ा था। शॉर्ट ट्रिक ये है इनको याद रखने का, रमी वू एक्स वाई, रमी वू एक्स वाई, समझ गए। मारवाड़ी में बोल सकते हैं रमी अरे वो बोले, तो हमारे सिरों में ऐसे बोलते हैं रमी वू, यानी कि रमेश की वू, ऐसे बोल सकते हो। वू यानी कि पत्नी, ठीक है। तो आर मतलब क्या होगा, रेडियो वेव, ठीक है। एम मतलब क्या होगा, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। आई क्या होगा, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। वी क्या होगा, विजिबल यानी कि जिनको देख सकते हैं वो। और यू क्या होगा, अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी, ठीक है। एक्स यानी कि एक्सरे, वाई यानी कि गामा, समझ गए। इस साइड जाते हैं तो क्या होता है, इस साइड जाते तो क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। तो आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो गामा किरणों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, गामा किरणों की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। और इस साइड जाओगे तो क्या बढ़ता है, वेवलेंथ यानी कि इस साइड जाने पर ऊर्जा और आवृत्ति तो बढ़ती है और वेवलेंथ घटती है, जब वेवलेंथ इस साइड बढ़ती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये बेसिक चीज़ है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है रमी वू एक्स वाई, ठीक है, रमी वू एक्स वाई। अब देखो, पहले बात करते हैं रेडियो तरंगे। किसकी बात करते हैं, रेडियो तरंगों की। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। खोज मार्कोनी, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, मार्कोनी, ठीक है। हाँ, इसका उपयोग तो देखो, रेडियो तरंग है, रेडियो मतलब कोई ना कोई सूचना वगैरह इस साइड की चीज़ें, आप ज़्यादा सिंपली समझो तो अगर, ठीक है। तो वो किस में काम आएगा, सिंपल सी बात है, मोबाइल, रेडियो और टीवी। रेडियो तरंग किस में काम आएगी, मोबाइल, रेडियो और टीवी में, समझ गए। मोबाइल, रेडियो और टीवी में। चूँकि इन किरणों का सबसे पहली बार जब उपयोग लिया गया वो रेडियो में लिया गया था। किस में लिया गया था, रेडियो में। जो अपने जो FM चैनल है, ठीक है, उन सारे चैनलों के जो है वो आते थे, मतलब रेडियो पे सिग्नल वगैरह, वो किस कारण आते थे, रेडियो तरंग से। तो पहली बार यूज एज ए रेडियो तरंगों में लिया, इसलिए इनको नाम भी क्या पड़ गया, रेडियो तरंग पड़ गया, ठीक है। तो खोज किसने की थी, मार्कोनी ने। किसने की थी, मार्कोनी ने। यूज किस में, मोबाइल, रेडियो और टीवी में, मोबाइल, रेडियो और टीवी में। अब बात आती है सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव। क्या होती है, माइक्रोवेव। इसकी खोज की थी हर्ट्ज ने। ये हर्ट्ज कौन है, वही है जिसके नाम पे आवर्ती का मात्रक है, ठीक है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक वो भी क्या होता है, हर्ट्ज ही होता है। किसके नाम पे है, इसी के नाम पे। आवर्ती का मात्रक जो हर्ट्ज होता है वो किसके नाम पे है, इसी हर्ट्ज भाई साहब के नाम पे। इसका उपयोग क्या है, रडार सिस्टम में वायुयानों के नेविगेशन के लिए। आपने देखा होगा ना, रडार सिस्टम होता है। रडार सिस्टम क्या करता है, जैसे कि आसमान में वायुयान उड़ता है ना, तो उसकी स्थिति कहाँ पे है, किस लोकेशन पे, किस एंगल पे, वो सब कुछ कौन पता करता है, रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में क्या होता है भाई, पृथ्वी पे एक ज़मीन पे क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है, फिर वहाँ पे कुछ सिग्नल ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। वहाँ से कोई वायुयान अगर उड़ रहा है ना, अगर कोई वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से वो सिग्नल ऐसे, मतलब बेस के सिग्नल टकरा के वापस आते हैं, तो उनको उसकी स्थिति का मालूम पड़ जाता है कि स्थिति कहाँ पे है। सब कुछ वो कहाँ किस से होता है, माइक्रोवेव से। तो रडार सिस्टम में वायुयानों के न्यूज़ के लिए माइक्रोवेव काम में ली जाती है। ये हमेशा याद रखना उपयोग में, क्योंकि इनका ये वाला उपयोग पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी ये माइक्रोवेव टीवी के लिए भी काम में लिया जाता है सम रेंज, और कुछ रेंज मोबाइल के लिए भी काम में इसका आता है, ठीक है, समझ गए। बाकी रेडियो के लिए सिर्फ रेडियो वेव, बाकी टीवी के लिए दोनों रेडियो तरंग भी काम में ली जा सकती है और माइक्रोवेव भी काम में लिया जा सकता है। टीवी और मोबाइल दोनों भी है। दूसरा इसका काम होता है माइक्रोवेव, एक खाना पकाने का माइक्रोवेव आता है। आपको बताओ, जिसमें माइक्रोवेव में चीज़ें क्या होती है, गर्म रहती है।
आपने सुना होगा। तो उसमें वो माइक्रोवेव हीट कहाँ से होती है जनरेट? इसी से, माइक्रोवेव से। तो माइक्रोवेव भोजन पकाने में, ठीक है। बाकी मेन तो आप ये याद रखना, रडार सिस्टम में वायुयानों के नेविगेशन के लिए कौन काम में आता है? सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। दूसरा ये माइक्रोवेव भोजन पकाने में, अगर माइक्रोवेव भोजन पकाने के लिए कौन सी तरंग काम आती है? सूक्ष्म तरंग, ठीक है। ये अब देखो, अब बात करते हैं अवरक्त की। अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड, इसकी खोज की थी हर्शेल ने। किसने की थी? हर्शेल ने। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पृथ्वी को गर्म रखना। इसका उपयोग क्या है? पृथ्वी को गर्म रखना। कैसे? आपने देखा होगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये पैराबैंगनी किरणें वगैरह, सारा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, मतलब जब सूरज से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर उस आसपास के वातावरण में फैल जाती है, सूरज से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर आसपास के वायुमंडल में फैल जाती है, ठीक है। तो जो किरणें जो फैलती है ना आसपास वायुमंडल, कौन सी किरणें होती है? वो अवरक्त किरणें होती है। किस टाइप की होती है? अवरक्त होती है, इंफ्रारेड होती है, ठीक है। वो पृथ्वी को गर्म रखती है, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे को ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों में अंतर पता है क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूज जाती है। जब मैं पढ़ाऊंगा चीज़ें तब मैं आपको बता दूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इतना समझ लो कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि मतलब जब सूर्य से किरणें आती है, ठीक है, तो वो वापस पृथ्वी से टकरा के आसपास के वायुमंडल की गैसों को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। पृथ्वी से टकरा के जब वो वापस आते हैं ना, तो वायुमंडल की गैसों को गर्म कर देते हैं। वायुमंडल की गैसों को गर्म कर दिया तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली पृथ्वी का तापमान बढ़ गया ना, ठीक है। तो इसीलिए वो किरणें किस टाइप की होती है? वो अवरक्त टाइप की होती है, पृथ्वी को गर्म रखना, ठीक है। मौसम का जो पूर्वानुमान लगता है वो भी अवरक्त किरणों से लगता है, ठीक है। मौसम का पूर्वानुमान किससे लगता है? अवरक्त तरंग, इनसे। दूसरा होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में भी अवरक्त किरणों का उपयोग होता है, ठीक है। मतलब फोटोग्राफी होती है ना, वो किसका उपयोग होता है? अवरक्त तरंगों का। आपने देखा वो नाइट कैमरा होते हैं बहुत सारे, इसमें नाइट में भी इंसान का मतलब ऐसे चेहरा वगैरह मालूम पड़ जाता है, उसमें भी ये अवरक्त किरणें होती है, ठीक है। जो मतलब सीसीटीवी कैमरा होते हैं जो नाइट में भी सही से कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। नाइट वाले कैमरा जो मतलब नाइट में भी इंसान का चेहरा मतलब अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, वो होते हैं। उसमें किस टाइप की वेव होती है? अवरक्त यानी इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगें उसमें होती है। नाइट कैमरा लिख लेना भले आप, या सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। डाटा ट्रांसफ़र यानी कि डाटा तो आप समझते ही हो, आजकल सभी को पता डाटा के बिना तो काम ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो डेटा यानी कि मतलब कुछ भी ये समझ लो, सूचना को अपन सेंड करते हैं तो कितनी सूचना, 1 GB की सूचना है, 2 GB की सूचना, जो भी आप फाइल सूचना वाली भेजते हो कितने GB की है, वो बस उसको बोलते हैं डाटा का ट्रांसफ़र करना। तो डाटा कितना, 1 GB डाटा ट्रांसफ़र किया, 2 GB किया, 3 GB किया, तो डाटा ट्रांसफ़र यानी कि डाटा देना या लेना, तो उसके लिए भी अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। सोलर हीटर और सोलर कुकर, उसमें भी इन अवरक्त किरणों का यूज होता है। बाकी ये ध्यान रखना, रेडियो के लिए ये जो मैंने लिखा है इनको याद कर लेना। रडार सिस्टम में ये पृथ्वी को गर्म रखना, फोटोग्राफी, सीसीटीवी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट यूज लिखा है जो मतलब एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं दृश्य तरंग यानी कि विजिबल वेव्स। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन पैसा भर से के आ जाते हैं, ठीक है। उपयोग क्या है? वस्तुओं को देखने हेतु। अब विजिबल तरंग यानी कि तो अपन देखते हैं, अब जैसे कि ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, जो लाइट अपन देख सकते हैं वो क्या है? विजिबल है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट वाली लाइट हुई, वो कौन सी लाइट होगी? विजिबल लाइट होगी। बल्ब है, इसको देख सकते हैं, बल्ब से निकली लाइट को देख सकते हैं, वो कौन सी? विजिबल लाइट है। कोई भी लाइट अपने आसपास जिसको अपन देख सकते हैं वो होगी विजिबल, ठीक है। अब विजिबल में जो देख सकते हैं उसमें अलग अलग क्या होता है? रंग होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तो एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इसको याद रख सकते हो, विबग्योर, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बहुत बार आता है कि भाई सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा दूर से दिख सकता है। जिस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा दूरी से अपन देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता हो तो रेलवे के अंदर लाल रंग की हरी झंडी काम ली जाती है। ठीक है, मोस्टली जैसे कि रेलवे सिग्नल पे वगैरह जो खड़े होते हैं वो किस प्रकार की झंडी होती है उनके पास? लाल रंग की। किस प्रकार की होती है? लाल रंग की। तो लाल रंग की मतलब क्या होता है? लाल रंग मतलब क्या होता है? एक तरीके से डेंजर का कलर भी होता है। लाल मतलब डेंजर, खतरनाक, ताकि लोगों को कहीं पे लाल रंग में लिखा हुआ है डेंजर तो वो दिख पाए अच्छे से, क्योंकि लाल रंग दूर से भी अच्छे से दिख जाता है। समझ गए? बाकी तो मतलब इस लाल रंग दूर से दिख जाता है, कारण क्या है? क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 7600 एंगस्ट्रॉम। और कम किसकी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम वायलेट की। ठीक है, बैंगनी, ये बैंगनी हो गया, वायलेट यानी कि बैंगनी। ठीक है, हाँ, इसको बैंगनी बोलते हैं, इसको लाल। लाल तो पता ही है। अब देखो, इसकी होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 7400 एंगस्ट्रॉम। अब बहुत बार आपको उल्टा सुल्टा घुमा के दे सकते, कैसे? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, तो ये 3800 और एंगस्ट्रॉम की जगह आता है 10⁻⁻10। तो ये बहुत बार इसको ऐसे भी दे सकता है, 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल तो रहेगा 10⁻9, तो 380 इंटू 10⁻9, तो उसको क्या लिख सकता हूँ? 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर, समझ कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे कुछ बदल के भी चेंज करके भी दे सकते हैं। बहुत बार माइक्रोमीटर में भी दे सकते हैं, लेकिन संख्या वही रहेगी, संख्या वही 38। हाँ, बहुत बार कोई आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी दे सकता है, तो वो रेंज आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना। अगर ऑप्शन में अगर बहुत बार जैसे कि नॉर्मली जो रेंज है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी आ सकता है कि भाई 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 किसका होगा? वायलेट का होगा। 8000 किसका होगा? लाल का होगा। ठीक है, ये रेंज रहती है। ठीक है, बहुत मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ रहता है। बाकी ये समझ लो कि 3800 से लगाकर 7400 तक। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन और येलो में तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो किसकी होगी? येलो की। ऐसे जा रहे हो तो आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ रही है। तरंग दैर्ध्य ऐसे आने पर बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो यानी कि ये कलर दूर से ज़्यादा से दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना विबग्योर। ठीक, समझ गए? और अगर इसकी तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम बात करें तो 3800 और नैनोमीटर बात करें तो 380। ठीक है, और अगर उल्टा इसको अगर माइक्रोमीटर में बात करते हैं 10⁻6 में, तो और भी उल्टा फिर क्या हो जाता है? 0.38 ऐसे करके माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट की। पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट की, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें, नाम सुना होगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जॉन गिटर ने। कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। भाई सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें अपने पढ़ा है। उपयोग क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और फ्लोरोसेंट ट्यूब में। बाकी सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि भाई सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें अपने लिए हानिकारक होती है। ठीक है, इंसानों के लिए हानिकारक होती है, वो उनकी स्किन को डैमेज कर देती है। अपने जो स्किन है, इंसानों की जो स्किन है उसको डैमेज कर देती है। तो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है। किसके लिए? इंसानों के लिए, क्योंकि उनकी स्किन को, अपना जो स्किन है ना वो डैमेज हो जाती है स्किन। तभी तो मुंह पे कपड़ा बांध के घूमती है छोरियाँ, लड़कियाँ। ठीक है, हाँ, तो कपड़ा बांध के क्यों घूमती है? वो बहुत समझदार है, उनको पता है अपनी स्किन्स डैमेज हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, ताकि वो सूर्य की किरणें वाली वो डायरेक्ट किरणें सीधी पड़ती है ना, वो बहुत डेंजर रहती है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं यार क्या होता है धूप में घूमने से थोड़ी काला पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि अपने राजस्थान में जब तीखी धूप पड़ती है, सीधी पड़ती है ना बिल्कुल किरणें, तब वो कौन सी वाली होती है? उसमें पैराबैंगनी होती है। सारी तो नहीं होती, कुछ पैराबैंगनी स्मेल भी होती है, वो फिर आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखा करो, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें, याद रखना। हाँ, वो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। फिर बात आती है एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रोंटजन या कोई ऐसे भी लिख सकता है रोंजन। ठीक है, ये
बाहर वाले लोगों के नाम है, जब वो बदल के हिंदी में होते हैं तब कुछ ना कुछ चीज़ें बदल जाती है। वो रियल में रौनजन है या रौनजन है, ठीक है। वैसे रौनजन सही है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, रौनजन ही होता है, लेकिन कभी कभी भाई ऑप्शन में रौनजन भी आ जाएगा, फीलिंग को समझना, ठीक है, पूरा उसके ऊपर जाना मत। तो रौनजन एक्सरे की खोज किसने की थी? रौनटजन ने। रौनटजन आए तो भी सही है और रौनजन आए तो भी सही है, ठीक है। और बोलने में फ़र्क पड़ता है बस। उपयोग क्या है? तो देखो मेन तो इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पता है एक्सरे का उपयोग क्या जाता है, अपने बॉडी के इनसाइड पार्ट जैसे हड्डियाँ वगैरह उनका एक्सरे लेते हैं ना अपन, ठीक है। तो बॉडी के इंटरनल पार्ट का फोटो लेने के लिए, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर वाले पार्ट का फोटो लेने के लिए। दूसरा, इसका उपयोग कैंसर में भी होता है, इसका उपयोग कैंसर में भी होता है, ठीक है। लेकिन कैंसर में गामा किरणों का भी उपयोग है, लेकिन अगर पूछे कि भाई दोनों ऑप्शन दे दिए, दोनों ऑप्शन में और बताओ कैंसर में कौन सा ज़्यादा उपयोगी है, तो फिर आप गामा किरणें टिक करोगे, ठीक है। अब देखो लास्ट आता है गामा किरणें। लास्ट क्या है? गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। समझ गए? आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम होगी। उपयोग कैंसर के उपचार में उपयोग, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक से निकलती है। इस गामा किरणों का संबंध किससे है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक, ठीक है। गामा किरणों का संबंध किससे है? क्योंकि गामा किरणें वही से तो निकलती है, जब अल्फा बीटा निकलते हैं, जब अल्फा और बीटा निकलते हैं तो उसके बाद क्या निकलता है? गामा निकलता है, ठीक है। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब अल्फा और बीटा निकलते हैं तो वो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? उत्तेजित अवस्था में होता है। फिर उस स्थिति में उससे गामा किरणें निकलने के बाद वो शांत रह जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो गामा किरणें कहाँ से निकलेगी? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों से, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है? कैंसर के उपचार में उपयोगी। समझ गए? अब मेन बात अगर शॉर्ट में बताऊं काम की चीज़, तो इतना तो जरूर याद रखना, भूलना मत। रमी वू, रमी आ रही वू महारानी बोले तो रमी वू, ठीक है, NXY। एक तो ये इनका क्रम याद रख लेना, एक रख लेना ये याद विबग्योर, ठीक है। इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पक्का बनने वाला है। रमी वू बहुत बार एक क्वेश्चन मुझे याद है, जब ACF वाला एग्जाम था उसमें क्या पूछा गया था शायद, कुछ इनको मतलब इनके बढ़ते हुए आवर्ती के क्रम में जमाना था इनको, आपको दे दिया कुछ इन तीनों में से कोई भी 4 दे दिया, अब बोलेंगे इनको बढ़ती हुई आवर्ती के क्रम में जमाओ, तो ये बढ़ती हुई आवर्ती के क्रम में ही जमाया हुआ पहले से ही, तो आपको चूज करें रमी वो ऐसे, तो कुछ भी मतलब अगर X है तो पहले X आ जाएगा, अगर एक ऑप्शन V था तो V, एक ऑप्शन M R, तो इस तरीके से आप जमाना था, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चंस कैसे भी बना के दे सकते हैं, आपको तो बस बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई रमी वो XY, इसमें क्या है, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, आवर्ती बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य घटेगी, ठीक है। जबकि इसमें ये जो दर्शित तरंग है इनकी भी खुद एक रेंज होती है, वायलेट से लगाकर रेड तक, लाल तक, इसमें लाल की साइड जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है और वायलेट की तरफ जाने पर तरंगदैर्घ्य घटती है। कितनी है? 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7400 एमस्ट्रॉन्ग। बहुत बार आपको लगभग 4000 को कोई आपको 3900 भी दे देगा, 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लगभग इसका डबल, लेकिन इस साइड होगा उसका डबल में देंगे। कैसे? वो कुछ ऐसे दे देंगे 7800 एमस्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एक रेंज होती है पर्टिकुलर, कोई मानता है कि यहाँ से यहाँ वाली रेंज ये सही है, कोई मानता है कि चलो ये वाली रेंज है, तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी आसपास ये चीज़ है 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7400 एमस्ट्रॉन्ग तक। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला और पिछले वाला चैप्टर, इनको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे एज ए पूरा होल केमिस्ट्री ही स्टार्ट करने वाले हैं, एज ए केमिस्ट्री की तरफ ही जाने वाले हैं। तो अगले आगे अपने पूरी केमिस्ट्री चलने वाली है, ठीक है। अपन आवर्त सारणी से स्टार्ट करेंगे, न्यूटन वगैरह ये सारी चीज़ें, सॉरी न्यूटन क्या, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसमें से मतलब S टाइप, P टाइप जो भी है उनके आवर्त सारणी के तत्व, उनके उपयोग वगैरह वो एग्जाम में आते हैं सारे, तो उनको अपन सभी को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।